हेलो क्लास 10th। तो इससे पिछले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि धातुओं के निष्कर्षण के बारे में बात की थी। और जब हमने धातुओं के निष्कर्षण के बारे में बात की थी तो हमने कहा था कि जो धातुएं होती हैं वो संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं और प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही जिनकी सक्रियता कम होती है, तो वो लगभग प्राकृतिक अवस्था या मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। जैसे प्लैटिनम है, गोल्ड है, ये इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है, इसलिए किसी दूसरे तत्व से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए फ्री स्टेट में पाई जाती हैं। लेकिन जो कुछ धातुएं ऐसी हैं जो क्रियाशील होती हैं, वो कभी भी अकेले नहीं पाई जाती हैं बल्कि संयुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, कुछ अन्य रूपों में पाई जाती हैं, जिसमें हमने अयस्क के बारे में बात की थी, खनिज के बारे में बात की थी ना। और एक हमने उसमें कहा था जो अशुद्धियां हैं जिनको गैंग कहते हैं, तो गैंग के बारे में बात की थी। आज हम धातुओं के निष्कर्षण के बारे में बात करेंगे कि आखिर धातु का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो धातु के निष्कर्षण में कोई एक विधि सम्मिलित नहीं है, इसमें बहुत सारी विधियां सम्मिलित होती हैं। तो धातुओं के निष्कर्षण की कुछ सामान्य विधियां देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करते हैं, जब भूमि से किसी अयस्क को खोद कर निकाला जाता है तो उसके बड़े बड़े हमको वो मिलते हैं, पीसेज मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं। जमीन से जब खोद के निकाला जाता है तो उसके बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। उन टुकड़ों को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। इसीलिए पहला स्टेप जो होता है अयस्कों के धातुओं के निष्कर्षण में, वो होता है अयस्क को कूटना व पीसना। अयस्क को कूटना व पीसना। तो इसमें किया क्या जाता है कि अयस्क को जब भूमि से निकाला जाता है तो उसके बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त होते हैं, और उतने बड़े टुकड़ों को मशीन में डालने के लिए पहले उनको छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है। और अयस्क को छोटे छोटे भागों में जब तोड़ा जाता है उसके बाद आगे की अभिक्रियाएं थोड़ा सा सरल हो जाती हैं। तो पहला काम क्या होता है, जब हम किसी धातु का निष्कर्षण करते हैं, धातु का निष्कर्षण माने क्या है कि संयुक्त अवस्था से धातु को प्राप्त करना है। मुक्त अवस्था में हमको शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। तो पहला काम आपको मैंने बता दिया, पहला काम होता है कि अयस्क को कूटना व पीसना। अब हम दूसरे पद में आते हैं। दूसरा होता है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण, या इसको कहते हैं संवर्धन। अयस्क का संवर्धन। संवर्धन क्या हुआ, यानी अयस्क की मात्रा को बढ़ाना है। अयस्क का सांद्रण करने का मतलब यह है कि जो अयस्क में जो अशुद्धियां होती हैं, ठीक है ना, उन अशुद्धियों को दूर करना। अगर आपसे कोई कहता है कि अयस्क का सांद्रण करने का मतलब क्या है, तो अयस्क के सांद्रण का मतलब यह है कि मैं यहां पर लिख देता हूं, अयस्क से अशुद्धियों को दूर करना। अयस्क से अशुद्धियों को दूर करना अयस्क का सांद्रण कहलाता है। अगर हम अयस्क से अशुद्धियों को दूर कर दें तो अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने को ही हम क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण। अब अशुद्धियों को दूर करने के लिए बहुत सारी विधियां अपनाई जाती हैं, ठीक है ना। आपके 10th क्लास में इन विधियों के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन मैं फिर भी एक आइडिया आपको देता हूं कि किस तरीके से हम अशुद्धियों को दूर करते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा, हम मार्केट से गेहूं लाते हैं तो गेहूं में छोटे छोटे किसी अन्य पदार्थ के दाने भी होते हैं, कंकड़ होते हैं। तो हम क्या करते हैं, उनको हमारे घर में हमारी मम्मी क्या करती है, हाथ से उठा के फेंकती है, या किसी की भी मदद से हम उन छोटे छोटे अन्य पदार्थों को अलग करते हैं। वैसे ही यहां भी होता है। तो पहली विधि तो इसमें आती है हैंड पिकिंग। इसको हम कहते हैं हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब क्या है कि हाथ से पकड़कर हम अशुद्धियों को दूर करते हैं। अर्थात अयस्क में जो बड़े बड़े अशुद्धियों के कण होते हैं उनको जो हम मजदूर होते हैं वो हाथ से पकड़कर अलग कर देते हैं, उसको हम हैंड पिकिंग कहते हैं। अब उदाहरण सीधे वही ले लेना कि जो गेहूं जब हम लाते हैं या चावल लाते हैं या दाल लाते हैं मार्केट से, तो उसमें कंकड़ पत्थर होने की संभावना रहती है, तो उनको बीनना है। तो बीनने के लिए हम हाथ से क्या करते हैं, कंकड़ पत्थरों को अलग कर देते हैं। तो अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की पहली विधि हैंड पिकिंग है। आपके यहाँ नहीं है, लेकिन अगर एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं कि निम्न विधियां अपनाई जाती हैं। सेकेंड मेथड जो है उसको हम कहते हैं गुरुत्वीय धावन। ग्रेविटेशनल सेपरेशन कहते हैं, गुरुत्वीय धावन। क्लास 12th में इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे। गुरुत्वीय धावन क्या है, धावन माने धोना, गुरुत्व के अधीन धोना। तो इसमें क्या करते हैं, एक बड़ी सी टेबल होती है, ऐसी स्लोप होता है इस टेबल में। तो यहां पर अयस्क को रख दिया जाता है, ऊपर से पानी की बौछार की जाती है, इसमें पानी डाला जाता है बहुत प्रेशर से।
तो क्या होगा जब हम अयस्क में पानी डालेंगे, अयस्क में जो मिट्टी वगैरह के कण होते हैं वो पानी के साथ घुलकर या पानी के साथ साथ नीचे की ओर बह जाते हैं। जो हल्के कण होते हैं वो जल के साथ बहकर बाहर निकल जाते हैं, अयस्क हमारा शुद्ध हो जाता है। तो ये गुरुत्वीय धावन है। गुरुत्व के अधीन अयस्क को धोना, जब अयस्क में पानी की बौछार की जाती है तो मिट्टी वगैरह के जो कण होते हैं वो पानी के साथ बहकर अलग हो जाते हैं और अयस्क हमारा शुद्ध हो जाता है। तीसरी विधि हमारी चुंबकीय शोधन है या चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण, इसमें हम क्या करते हैं, देखिए मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, एक बड़े से दो रोलर होते हैं ये, ठीक है ना, और एक बेल्ट लगी होती है इस रोलर के ऊपर से। दो रोलर हैं जो घूमते रहते हैं, ये दो पहिए हैं। एक पहिया मैग्नेट का बना होता है, इसमें ये ध्यान रखना चुंबक का बना हुआ होता है, और इस मैग्नेट में क्या किया जाता है, इस पट्टी में ऊपर से अयस्क को डाला जाता है यहां से। अब देखना इस विधि का, ये विधि हर जगह प्रयोग नहीं की जाती है। ये विधि वहां पर प्रयोग की जाती है जब या तो जो अयस्क है या जो अशुद्धियां हैं, अयस्क या अशुद्धि, दोनों में से कोई एक क्या होना चाहिए, चुंबकीय होना चाहिए। अर्थात या तो अयस्क को चुंबक द्वारा आकर्षित होना चाहिए या अशुद्धि को चुंबक द्वारा आकर्षित होना चाहिए। अगर दोनों चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होते हैं तो इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। मान के चल रहे हैं हम इसमें क्या है कि जो अशुद्धियां हैं, हम इस अयस्क में मान के चल रहे हैं जो अशुद्धि हैं वो कैसी प्रकृति की हैं, चुंबकीय हैं, यानी अशुद्धियां चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। तो यहां पर जब अयस्क को डाला जाता है, देखिए ये रोलर आगे की ओर घूमता है, बेल्ट घूमेगी तो ये अयस्क भी आगे की ओर गति करेगा ना, और जो अशुद्धियां होंगी वो इस चुंबक से क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी ना। क्यों चिपकेंगी, क्योंकि अशुद्धियों की प्रकृति कैसी बता रखी है हमने, चुंबकीय है। तो अशुद्धियां तो इस, क्योंकि ये चुंबक है तो ये अशुद्धियां सारी चुंबक से चिपक गई और अयस्क आपका नीचे गिर गया, तो आपको शुद्ध अयस्क यहां प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक विधि थी तीसरी। चौथी विधि आपकी एक और आती है जिस विधि को हम कहते हैं फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि आपके यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी विधियां होती हैं अयस्कों के सांद्रण की। तो फेन माने होता है झाग, दूसरा शब्द है प्लवन, प्लवन माने होता है फ्लोटिंग, यानी फेन प्लवन विधि, यानी झाग प्लवन विधि भी कहते हैं इसको हम। प्लवन माने होता है, फेन माने झाग, प्लवन माने तैरना। तो क्या होता है इसमें, झाग जो होता है वो ऊपर ऊपर रहता है जिसके साथ अयस्क के कण ऊपर आ जाते हैं। याद रखना फेन प्लवन विधि केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए प्रयोग होती है, यानी जब, क्योंकि हमने अयस्क के बारे में पीछे पढ़ा है, आप देखना पिछली वीडियो को। अयस्क बहुत प्रकार के होते हैं, सल्फाइड अयस्क भी होते हैं, अयस्क आपके कैसे होते हैं, धातु मेटल कार्बोनेट भी होते हैं, ऑक्साइड भी होते हैं, कहा था ना वहां पढ़ा होगा, ऑक्साइड भी होते हैं, क्लोराइड भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के अयस्क होते हैं, है ना। तो जब सल्फाइड अयस्क होगा, ठीक है ना, तो वहां पर फेन प्लवन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसमें करते क्या है, बड़ा सा टैंक लेते हैं, इसमें हम अयस्क को पानी में घोलकर मिला देते हैं। ये अयस्क है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला देते हैं, पानी के साथ थोड़ा सा इसमें तेल मिला देते हैं, चीड़ का तेल, ठीक है ना, चीड़ का तेल मिला देते हैं, और यहां से हवा प्रवाहित की जाती है, यहां से वायु प्रवाहित की जाती है बाहर से। तो क्या होता है, जैसे ही हम वायु प्रवाहित करते हैं तो चीड़ का तेल झाग बनाता है, और वो झाग कहाँ बैठ आ जाता है, ऊपर आ जाता है, और जो सल्फाइड अयस्क होता है वो झाग के साथ ऊपर आ जाता है, यानी सल्फाइड अयस्क ये झाग में मिलने के पश्चात कहाँ आ जाता है, ऊपर। अशुद्धियां सब कहाँ बैठ जाती है, नीचे बैठ जाती है। तो ये फेन प्लवन विधि है, ठीक। तो हमने अभी दो मेथड के बारे में पढ़ा। सबसे पहला था अयस्क को कूटना हुआ पीसना, उसके बाद अयस्क का सांद्रण करना। अब मैं एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाता हूं, उसके बाद आप बहुत इजीली समझ जाएंगे कि जब हम भूमि से अयस्क को निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं कच्ची धातु, यानी अशुद्ध धातु है, क्योंकि अयस्क के रूप में है तो कच्ची धातु, या इसको हम कह सकते हैं अयस्क, ठीक। सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए फ्लो चार्ट बना रहा हूं। सबसे पहला काम होता है अयस्क को कूटना व पीसना, अयस्क को कूटना व पीसना, ये पहला काम होता है, अभी हम पढ़ चुके हैं। दूसरा क्या काम होता है, अयस्क का सांद्रण। दूसरा होता है आपका अयस्क का सांद्रण,
यानी अयस्क से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। और जब अयस्क का सांद्रण कर दिया जाता है तो आपको अशुद्धियां सारी दूर हो जाती हैं। अब इनको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। 3 प्रकार की हमारे पास धातुएं होती हैं। एक होती हैं उच्च सक्रिय धातुएं, यानी ऐसी धातुएं जिनकी सक्रियता बहुत ज्यादा होती है, उच्च सक्रिय। एक होती है मध्यम सक्रिय, एक होती है मध्यम सक्रिय, और एक होती है निम्न सक्रिय जिनकी सक्रियता बहुत कम होती है। तो तीनों का निष्कर्षण अलग अलग तरीके से किया जाता है। अब ध्यान देना, जो उच्च सक्रिय धातुएं हैं जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, ये इनके हैलाइड के रूप में रहती है, यानी क्लोराइड के रूप में, ब्रोमाइड के रूप में। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें करते हैं जो पिघली हुई उसको पिघलाते हैं। इसमें हमको अयस्क का सांद्रण किया और सांद्रण करने के बाद हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं, धातु पिघल जाती है। तो उसके बाद क्या करते हैं, पिघली हुई कच्ची धातु का, कच्ची धातु यानी अयस्क का विद्युत विश्लेषण। इनके बारे में भी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे कैसे करते हैं विद्युत विश्लेषण। और जब विद्युत विश्लेषण किया जाता है अयस्क का तो हमें शुद्ध धातु मिल जाती है। बहुत सिंपल मेथड है शुद्ध धातु। इससे जैसे NaCl है, KCl है, इनका निष्कर्षण किया जाता है, जो बहुत ज्यादा सक्रिय होती है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है। ठीक। दूसरा, जो मध्यम सक्रिय धातुएं हैं ये 2 रूपों में पाई जाती है। ध्यान से देखना, या तो ये सल्फाइड अयस्क के रूप में होती हैं, सल्फाइड अयस्क के रूप में, या ये होती हैं धातु कार्बोनेट के रूप में। तो 2 रूपों में पाई जाती हैं धातुएं, सल्फाइड और धातु कार्बोनेट। तो हम करते क्या है, हमने अयस्क का सांद्रण किया, सांद्रण के बाद अयस्क हमको 2 रूपों में प्राप्त हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है और धातु कार्बोनेट भी हो सकता है। ठीक है ना। जब सल्फाइड अयस्क होगा तो उसके बाद एक विधि अपनाई जाती है जिसको भर्जन कहते हैं। इसको अभी आगे हम पढ़ेंगे। भर्जन यानी रोस्टिंग कहते हैं। तो भर्जन किया जाता है। और यदि कार्बोनेट अयस्क है तो उसका निस्तापन किया जाता है, निस्तापन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम में लिखने को आते हैं कि भर्जन किसे कहते हैं, निस्तापन किसे कहते हैं। तो भर्जन और जब निस्तापन किया जाता है अयस्क का, यदि सल्फाइड है तो भर्जन करेंगे, कार्बोनेट है तो निस्तापन करेंगे। और भर्जन और निस्तापन के बाद हमें क्या होता है, धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, धातु ऑक्साइड। अर्थात चाहे वो सल्फाइड अयस्क होगा तब भी ऑक्साइड में बदल जाएगा, कार्बोनेट होगा तो भी ऑक्साइड में बदल जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, धातु ऑक्साइड का अपचयन, धातु ऑक्साइड का अपचयन, धातु ऑक्साइड का अपचयन किया जाता है। और अपचयन करने से हमें क्या मिलती है, धातु प्राप्त हो जाती है। और इस धातु का फिर शुद्धिकरण किया जाता है, शुद्धिकरण करने से हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक। अब हम आते हैं जो निम्न सक्रिय धातुएं हैं। तो निम्न सक्रिय धातुएं सल्फाइड के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती हैं, सल्फाइड अयस्क के रूप में, ये ध्यान रखना। और जब सल्फाइड होगा तो क्या करेंगे, देखिए यहीं पर हमको पता है क्या करेंगे, भर्जन। तो यहां पर भी क्या किया जाता है, भर्जन किया जाता है। जैसे ही भर्जन करेंगे हमको धातु प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। और फिर धातु मिलेगी तो अशुद्ध होती है, इसका हम शुद्धिकरण करते हैं, इसका हम शुद्धिकरण करते हैं। ये जैसे मरकरी है, ठीक है ना, कॉपर है, ये जो आपकी निम्न सक्रिय धातुएं होती हैं इनका निष्कर्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। और जो जैसे आपका आयरन है ना, निकेल है आपका, और जिंक है, उनका निष्कर्षण इन विधि, और भी अन्य धातुएं हैं तो उनका निष्कर्षण हम इस विधि द्वारा किया जाता है। जो नेक्स्ट वीडियो हम कल बात करेंगे उसमें हम इन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।